मेरा नाम अशोक चौधरी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हम भारत के जो सबसे बड़े सामाजिक सुधारक हैं, जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इनका जन्म है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था और गुजरात में हुआ था। गुजरात के टंकारा जगह पर हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था और इनका मुख्य नाम मूल शंकर तिवारी था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनकी विचारधारा, जो अपने समाज सुधारक पैदा हुए हैं, जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के समय में और स्वतंत्रता से पहले और बाद में, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य होती है विचारधारा कि समाज सुधारकों की विचारधारा क्या थी, किस विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया था। विचारधारा की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, कि इन्होंने वेदों को बहुत ज़्यादा महत्ता दी थी कि वेद है वो भारतीय समाज का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत अपने को दिखाते हैं और हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए और वेदों को मानना चाहिए। ऋग्वेद को उन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ माना था और ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इन्होंने क्रम आधारित व्यवस्था को माना था, जाति आधारित व्यवस्था नहीं माना था। इनका कहना था कि इंसान किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, उसके आधार के ऊपर उसको नहीं मानना चाहिए। हमें इंसान के क्रम के आधार पर उसके व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में हमें जानना चाहिए और व्यक्ति की पहचान उसके क्रम के आधार पर ही करनी चाहिए। ये इनका मुख्य विचारधारा थी। इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना करी थी और छुआछूत की आलोचना करी थी और मूर्ति पूजा की आलोचना करी थी। देखिए, भारत के अंदर जितने भी समाज सुधारक पैदा हुए हैं, उनमें से लगभग सभी ने मूर्ति पूजा की भी आलोचना करी थी, छुआछूत के लिए भी उन्होंने मना किया था और जाति व्यवस्था को भी उन्होंने गलत माना था और अवतारवाद को भी इन्होंने गलत माना था कि अपने कर्म कांड और पाखंडों के अंदर, धर्मों के अंदर ये भी था कि यह आदमी है, ये भगवान का अवतार है, ये बहुत बड़ा मनुष्य है। इनका मानना था कि मनुष्य अपने कर्म के आधार के ऊपर जाना जाना चाहिए। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन दिया था कि मतलब भगवान एक है और एक ही नियम और कानून हर मनुष्य के ऊपर और पशु के ऊपर लागू होना चाहिए। ये एकेश्वरवाद का समर्थन था कि ईश्वर एक है। इन्होंने यज्ञों का समर्थन किया था। इन्होंने कर्म कांड थे उनका समर्थन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने यज्ञ करने का समर्थन किया था और यज्ञों के अंदर भी एक विशेष चीज़ इन्होंने कही थी कि शूद्र, जो निम्न जाति के पुरुष हैं, वो भी यज्ञ कर सकते हैं। उनको भी यज्ञों के अंदर उतना ही महत्ता मिलनी चाहिए जितना एक ब्राह्मण को मिलती है और स्त्रियां भी यज्ञ कर सकती है। ये इन्होंने स्पेशली कहा था। इसके अलावा इन्होंने 4 प्रमुख बातें कही थी। ये इनकी 4 प्रमुख बातें थी जिनको स्वीकारना हर भारतीय, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है। वो है स्वराष्ट्र और स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी। ये 4 वर्ड इन्होंने बताए थे जो हर मनुष्य के लिए मूलभूत हैं। तीसरा, इन्होंने हिंदी का समर्थन किया था। देखो, शुरू के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो संस्कृत को समर्थित करते थे और संस्कृत के अंदर ही बात करते थे और संस्कृत ही इनको बहुत अच्छे से आती थी। उसके बाद में जाकर के इन्होंने हिंदी भाषा को जाना और उसके बाद में इन्होंने हिंदी को समर्थित किया था। इसके बाद में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है और जो सबसे बड़ा इनका योगदान है भारतीय समाज के अंदर, वो ये था कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पर करी थी? इन्होंने बॉम्बे के अंदर करी थी 1875 के अंदर। बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने के बाद में इनको लाहौर के अंदर आर्य समाज को मानने वाले बहुत ज़्यादा आदमी मिले थे। इसके बाद में इन्होंने बॉम्बे से उठा करके इसको लाहौर में शिफ्ट कर दिया था, ये 1877 के अंदर। उसके बाद में 1878 के इन्होंने लाहौर से दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया था। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 2 प्रकाशन लिखे थे, एक सत्यार्थ प्रकाश 1 और सत्यार्थ प्रकाश पार्ट 2। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात आर्य समाज था वो शिक्षा के आधार के ऊपर 2 भागों में बट गया था कि शाकाहार और मांसाहार को समर्थन करने वाले 2 गुट बन गए थे आर्य समाज के अंदर। उसके अनुसार शिक्षा को भी 2 भागों में बांट दिया गया था। यह है 1892 और 93 की बात। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी 1883 के अंदर। उसके बाद में इसके जो अनुयायी थे, जो मुख्य पुरुष थे, जो जुड़े हुए थे आर्य समाज से, इन्होंने शिक्षा के आधार के ऊपर इस आर्य समाज को 2 भागों में बांट दिया था।
आर्य समाज के दो भागों में, एक तो पाश्चात्य शिक्षा को मानने वाले लोग थे, एक वैदिक शिक्षा को मानने वाले थे। ठीक है। देखो, दयानंद सरस्वती ने एक सबसे बड़ा काम किया था जो भारतीय समाज के अंदर, इन्होंने अंतरजातीय विवाह को बहुत ज़्यादा समर्थित किया था। आज भी हम देखते हैं कि कुछ अंतरजातीय लोग, जो अंतरजातीय कपल होते हैं जो शादी करना चाहते हैं, वो आर्य समाज में जाकर के शादी करते हैं। आज भी आर्य समाज उनको समर्थित करता है, और आर्य समाज एक बहुत अच्छी संस्था भी बन गई है उन लोगों के लिए जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देते। इसलिए इनका एक सबसे बड़ा काम था भारतीय समाज सुधार के अंदर, वो था कि अंतरजातीय युवा को समर्थित करना। ये आप याद करना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है। शिक्षा के आधार पर पाश्चात्य शिक्षा की बात करें तो पाश्चात्य शिक्षा को समर्थित करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो लाला लाजपत राय थे, एक लाला हंसराज थे, जिन्होंने डीएवी स्कूल शुरू करी थी। डीएवी स्कूल, सबसे पहले डीएवी स्कूल और कॉलेज इन्होंने कहाँ पर शुरू करी थी? लाहौर में। लाहौर में सबसे पहले यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी, लाहौर से। तो हम देखते हैं डीएवी स्कूल के कुछ कॉलेज हैं, उनके नाम हंसराज के नाम के ऊपर भी मिलते हैं। दूसरा एक ग्रुप था जो वैदिक शिक्षा को मानता था। उनको मानने वाले मुख्य पुरुष थे एक मुंशीराम और लेखराम। मुंशीराम और लेखराम ने एक 1992 के अंदर, 1902 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी थी। ये करी थी हरिद्वार के अंदर। ये वैदिक शिक्षा के ऊपर आधारित है, ये पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर आधारित है। यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, इन्होंने वैदिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। इसके बाद में आता है शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है समाज सुधार के रूप में, या फिर धर्म के आधार के ऊपर जिसको हम कह सकते हैं। इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं। देखो, शुद्धि आंदोलन के बारे में हम पढ़ें तो धर्मांतरित हिंदू, जो हिंदू थे जिन्होंने धर्म का परिवर्तन कर लिया था, उनको पुनः हिंदू धर्म के अंदर लाना शुद्धि आंदोलन की मुख्य कार्य था। शुद्धि आंदोलन के अंदर ये काम मुख्य रूप से ये ही किया जाना था। दूसरा, शुद्धि आंदोलन के तहत ही इन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था कि किसी भी दो जाति के पुरुष और महिला शादी कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक वेलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था जो अंग्रेज था, जो एक साहित्य करता था, जो साहित्य लिखता था, राइटर था एक अच्छा, वेलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था आर्य समाज को। आर्य समाज को इन्हें क्रिटिसाइज किया था एक तरीके से। ठीक है, इन आर्य समाज को क्या कहा था? भारतीय अशांति का ये जनक होगा। और उन्होंने ये सेम वर्ड ही भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक के लिए भी कहा था। अब आर्य समाज का राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा? हम राजस्थान की जगह पढ़ते हैं तो आर्य समाज का राजस्थान में प्रभाव है, इसके बारे में हर एग्जाम के अंदर, लगभग हर एग्जाम के अंदर एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो आप याद रखना। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो 1865 के अंदर करौली के अंदर आए थे। करौली के महाराजा करौली के महाराजा मदन पाल जी थे, इन्होंने आमंत्रित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती को करौली के अंदर। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले एक स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रवेश हुआ था 1865 के अंदर। ठीक है, और इसी के साथ में आर्य समाज का भी प्रभाव राजस्थान के अंदर शुरू हो गया था। इसके बाद में सेकंड टाइम 1881 के अंदर ये राजस्थान के अंदर आए थे, फिर वापस नहीं गए, फिर यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में। 1881 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे भरतपुर में। भरतपुर के महाराजा ने बुलाया था। भरतपुर से उदयपुर गए थे, उदयपुर से ये अजमेर आए थे। 1883 के अंदर ही इन्होंने अजमेर के अंदर तो आर्य समाज की स्थापना करी थी, और जयपुर के अंदर वैदिक धर्म सभा की स्थापना करी थी। जयपुर के अंदर वैदिक धर्म सभा और अजमेर के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी थी। राजस्थान में आने के पश्चात 1881 में ये सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर ही रहे थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने उदयपुर के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा समय निकाला था। उदयपुर के जो कविराज थे, जो राज कवि थे, जो श्यामल दास, जो वन ऑफ द फेमस जो पोइट है अपने राजस्थान के, उस टाइम के सज्जन सिंह के टाइम में, महाराजा सज्जन सिंह के समय की बात है। उस टाइम में उदयपुर के महाराजा थे सज्जन सिंह। इन्होंने गुलाब बाग, जो उदयपुर के गुलाब बाग है, उनके अंदर है नौलखा महल, इनके अंदर स्वामी जी को रुकाया था। और इसी नौलखा महल के अंदर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश पार्ट 2 लिखा था। ये कहाँ लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश पार्ट 2। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसी समय इन्होंने उदयपुर में रहते ही इन्होंने परोपकारिणी सभा का भी गठन किया था, और परोपकारिणी सभा थी,
का जो सभापति बनाया था वो महाराजा सज्जन सिंह को सभापति बनाया था, और बाद में कालांतर में आगे जाकर के इन्होंने इस परोपकारिणी सभा को अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था, और अजमेर के अंदर ही इन्होंने एक वैदिक यंत्रालय, एक प्रेस है, प्रेस, जिसकी स्थापना करी थी, जो एक पुरानी प्रेस है, जो क्या छापती थी, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करती थी। देखो, सत्यार्थ प्रकाश, इसका प्रकाशन तो कहाँ से होता था, अजमेर की वैदिक यंत्रालय से। और सत्यार्थ प्रकाश लिखी कहाँ गई थी, उदयपुर में लिखी गई थी। अब कार्यकर्ताओं की बात करें, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इसके मुख्य कार्यकर्ताओं के बारे में देख लो। अजमेर के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, एक तो चांदकरण शारदा, एक हरविलास शारदा, ये दोनों फेमस हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना। भरतपुर के अंदर आर्य समाज के मुख्य कार्यकर्ताओं की बात करें, जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। देखो, मास्टर आदित्येंद्र भारत के जो किसान आंदोलन थे उनके अंदर भी इनका नाम था। आप मुझे बताना, मैंने पहले अपनी किसी वीडियो के अंदर इनका जिक्र किया था, जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र के बारे में भी। उसके बाद में जोधपुर के अंदर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, अजमेर और जोधपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के उस टाइम में जो करंट महाराजा थे, जिनका नाम था जसवंत सिंह सेकंड, ये याद रखना, जसवंत सिंह सेकंड जो जोधपुर के महाराजा थे, वो इनके मुख्य कार्यकर्ता थे, और ये स्वामी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, और स्वामी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित यही थे जसवंत सिंह सेकंड। ये हर काम करते थे तो स्वामी जी से ज़रूर पूछते थे। उसके बाद में से दूसरे कार्यकर्ता थे जिनका नाम था सर प्रताप, और तीसरा कार्यकर्ता था राव राजा तेज सिंह। ये इनके 3 मुख्य कार्यकर्ता थे जोधपुर में। और ये महाराजा जसवंत सिंह जी थे, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था नन्ही जान। ये याद रखना, ये याद रह जाएगा, मुझे लगता है सभी को नाम ही ऐसा अजीब सा। इनको स्वामी जी से बहुत प्रॉब्लम थी। इनको इसलिए प्रॉब्लम थी कि जसवंत सिंह जी हर काम स्वामी जी से पूछ करके करते थे, जो इनको हमेशा खटकता था कि इन्होंने महाराजा ने तो मुझे बाईपास कर दिया और हर काम स्वामी जी से पूछने लगे, तो ये स्वामी जी से चिढ़ने लगी थी, और इन्होंने स्वामी जी को जहर दे दिया था। जहर कब दिया था? 30 अक्टूबर 1883 को, दीपावली के दिन। और उस दिन स्वामी जी कहाँ पर थे? अजमेर में थे। उस दिन कहाँ पर थे? अजमेर में थे। और स्वामी जी का देहांत हो गया। कहाँ पर देहांत हुआ? अजमेर के अंदर। कब हुआ? 1883 को, 30 अक्टूबर को। उस दिन क्या थी? दीपावली थी। जो आर्य समाज के मुख्य कार्यकर्ता थे अजमेर के, हरविलास जी शारदा, इन्होंने एक काम किया था, बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट काम है, जिनके बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसको याद रखना। इन्होंने भारत का पहला बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित करवाया था। कब पारित करवाया था? 1929 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने लड़का और लड़की दोनों की उम्र है वो फिक्स करी थी कि लड़की कम से कम 14 वर्ष की होनी चाहिए और लड़का है वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, जिसको ही क्या कहा जाता है? शारदा अधिनियम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शारदा अधिनियम क्या है। आरएस के अंदर ये पूछा भी जा चुका है, आरएस मेंस के अंदर, शारदा अधिनियम के बारे में बताओ। ये हरविलास शारदा जी के नाम पे ही शारदा अधिनियम इसका नाम पड़ा था, जिसके अंदर इन्होंने लड़का और लड़की की शादी योग्य उम्र है वो डिसाइड करी थी। कब पारित हुआ था? 1929 के अंदर। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। मुझे लगता है इस वीडियो में आपने लगभग सारी चीज़ें स्वामी जी के बारे में जान ली होंगी। थैंक यू।